सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी ना जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। देखो यार, इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं, तो पांचों के पांचों पार्ट को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और मैं ना बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपको ना ये बताना है कि ये दोनों लाइनें ना आपकी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लेकिन किस चीज को चेक करके बताना है? आपको इन रेशियोज को चेक करके बताना है कि ये लाइनें आपकी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब बता देता हूं। तो कंसिस्टेंट का सिंपल मतलब है टच करना, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो टचिंग। सिंपल कि अगर कोई लाइनें आपस में टच कर रही है तो उनको कंसिस्टेंट बोलेंगे, अगर लाइनें आपस में टच नहीं कर रही हैं तो उनको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, रेशियो को चेक करके बताना है कि ये लाइनें आपस में टच करेंगी तो ये कंसिस्टेंट है, अगर टच नहीं करेंगी तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर, समझ आया? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइनें इनकंसिस्टेंट है और कौन सी लाइनें कंसिस्टेंट है? तो देखो यार, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि टच नहीं कर रही हैं। तो दो लाइनें आपस में कब टच नहीं करती हैं? जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो। तो अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आ जाए ना तो ये टच नहीं करेंगी, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। और कंसिस्टेंट का कैसे पता चलेगा? देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि टच कर रही हैं। अब देखो, टच करनी चाहिए, वो एक बार टच कर रही है, 1000 बार टच कर रही है, लाखों बार टच कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों लाइनें आपस में ये टच कर रही हैं तो ये कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये दोनों लाइनें आपस में ऐसे कट कर दें तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक जगह टच कर रही हैं, एक पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये लाइनें मान लो पहली लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन मान लो इसी पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। क्लियर। तो ये तो भाई एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, यानी कि ये तो हर पॉइंट पे टच करेंगी, तो भी ये क्या हो जाएंगी? तो भी ये आपकी कंसिस्टेंट के अंदर आएंगी। क्लियर एवरीवन? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइनें पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होगा कि वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें या फिर वो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, चाहे वो इंटरसेक्ट कर रही हो चाहे वो कोइंसिडेंट हो, तो वो कंसिस्टेंट के अंडर आएगी। अगर वो पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट के अंडर आएगी। ये पूरे क्वेश्चन का बेसिक पार्ट है, ठीक है। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो यार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दे रखी है, काम करते दोनों की दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये मेरी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें ना देखो ये रेशियोज निकालनी है, और रेशियोज निकालने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज का भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम है ना इन दोनों इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो मेरी जनरल इक्वेशन क्या होती है देखो, तो मेरी जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भैया आपने c1 को इक्वल टू के राइट साइड क्यों लिखा है? देखो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप c1 को लेफ्ट में लिखोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, और c1 को अगर राइट साइड लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। रेशियो निकालते टाइम कभी भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। और मेरी दूसरी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो सिंपल मैं कंपेयर करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चीज x के आगे होती है वो a1 होती है। तो यहां पे देखो x के आगे 3 है, तो मेरा a1 क्या हो जाएगा? a1 मेरा हो जाएगा 3। सिमिलरली जो चीज y के आगे है वो हमारी b1 हो जाएगी, तो y के आगे मेरा 2 है तो b1 मेरा 2 हो जाएगा। क्लियर। और बची हुई चीज क्या हो जाएगी? वो आपकी c1 है, तो c1 मेरा 5 हो गया। क्लियर है एवरीवन? तो पहली इक्वेशन से मेरा a1 b1 और c1 आ गया है। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 निकालता हूं। तो a2 मेरा कितना हो जाएगा? वो सेम चीज करेंगे, जो चीज x के आगे है वो a2 हो जाएगी, तो a2 मेरा हो जाएगा 2। सिमिलरली b2 मेरा -3 हो जाएगा एंड c2 मेरा 7 हो जाएगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर है एवरीवन? तो यहां तक अगर आपने कर लिया ना तो ये समझ लो आपका आधा क्वेश्चन हो गया है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमारी वैल्यूज तो आ चुकी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ना ये रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था।
और ये जो मेरी वैल्यूज़ आई थी इनको मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो मेरी जो वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं ये रेशो निकालता हूँ। तो रेशो निकालना बहुत आसान है। पहली रेशो मेरी क्या है? पहली रेशो है मेरी A1/A2, दूसरी रेशो है B1/B2, तीसरी रेशो है C1/C2। क्लियर? तो वैल्यू पुट करते हैं। तो A1 मेरा कितना है? A1 मेरा 3 है। A2 कितना है? 2 है। तो मेरी पहली रेशो आ गई 3/2। सिमिलरली सेकंड रेशो निकालेंगे तो B1 मेरा 2 है और B2 मेरा -3 है। ठीक है, तो मेरी सेकंड रेशो आ गई 2/-3। सिमिलरली C1 मेरा कितना है? 5 है और C2 मेरा 7 है। तो मैंने ये देखो तीनों की तीनों रेशोज निकाल ली। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये जो तीनों रेशो आई है ना, ये तीनों की तीनों रेशो डिफरेंट है। पहली रेशो मेरी 3/2 है, दूसरी 2/-3 है, तीसरी मेरी 5/7 है। तो तीनों की तीनों रेशो जो है वो अलग है। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि आपकी तीनों रेशो अलग अलग आ जाए तो क्या होता है, वो लाइनें आपकी एक पॉइंट पे टच करती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखो मेरी जो तीनों की तीनों रेशो है वो अनइक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। क्लियर? तो जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशो अनइक्वल आ जाए तो आप क्या लिखोगे कि ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पे? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे ये आपस में कट करती हैं। कट करने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो मान लो पहली लाइन आपकी ये बन गई, दूसरी लाइन आपकी ये बन गई, तो ये दोनों लाइनें आपस में एक पॉइंट पे टच करेंगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लाइनें आपस में टच करें तो वो कंसिस्टेंट होंगी। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, 1000 बार टच कर रही है, लेकिन अगर वो टच कर रही है ना तो वो कंसिस्टेंट के अंडर आ जाएंगी। इसीलिए आप लिखोगे लास्ट में कि ये लाइनें आपस में क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है गाइज? कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होगा जब लाइनें पैरेलल हो। तो अगर लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट है। क्लियर एवरीवन? आया समझ आपको? देखो यार ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल के अंदर आपको जाके समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलो तो जैसे यार मैंने आपको पहला पार्ट समझाया है ना, बिल्कुल सेम तरीके से आपके मैं बाकी के पार्ट समझाता हूं। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है पार्ट नंबर 2। अब ये बाकी के पार्ट्स में थोड़ा सा फास्ट मोड में करूंगा क्योंकि पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक समझाया है। तो अब आपको बेसिक समझ आ गया ना, तो आपके जितने भी बचे हुए पार्ट हैं वो इजीली हो जाएंगे। तो सिमिलरली वो सेम चीज़ करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन मेरी 2x - 3y = 8 है और दूसरी इक्वेशन मेरी 4x - 6y = 9 है। तो ये मेरी दोनों इक्वेशन है। तो सिमिलरली वही सेम चीज़ करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बार बार यार हमें ना जनरल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 मेरा कितना हो जाएगा? तो आपको देखो मैंने बताया था जो चीज़ x के आगे है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे x के आगे 2 है, तो जो चीज़ x के आगे है वो आपकी A1 हो जाएगी। तो A1 मेरा 2 हो गया। सिमिलरली B1 मेरा जो y के आगे है वो मेरा B1 हो जाएगा, तो -3 आपका B1 हो गया और जो बच गया वो आपका C1 है, तो C1 मेरा 8 हो गया। क्लियर? तो पहली इक्वेशन से हमारी A1 B1 C1 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन से A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा? A2 मेरा 4 हो जाएगा और B2 मेरा -6 हो जाएगा एंड जो बच गया वो मेरा C2 होता है, तो C2 मेरा 9 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो दोनों इक्वेशन से मेरी जो वैल्यूज है वो आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इन रेशोज की वैल्यू निकालूंगा। तो अब इन रेशोज की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं ये इरेज कर देता हूं और मेरी जो वैल्यूज आई हैं इनको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। तो वैल्यूज को मैंने राइट साइड में लिख दिया। अब हम रेशो निकालते हैं। तो मेरी पहली रेशो क्या है? पहली रेशो है मेरी A1/A2, दूसरी रेशो है B1/B2 और तीसरी रेशो है C1/C2। तो पहली रेशो के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो A1 मेरा 2 है, A2 मेरा 4 है, तो ये काटने के बाद कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो पहली रेशो मेरी 1/2 हो गई। सिमिलरली B1 मेरा -3 है और B2 मेरा -6 है, तो माइनस से माइनस कट के और इनको भी काट देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तीसरी रेशो निकालेंगे तो C1 मेरा 8 है, C2 मेरा 9 है, तो ये कट नहीं होगा, तो इसलिए 8/9 ही रहेंगे। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नोटिस करोगे जो मेरी पहली दो रेशो हैं वो सेम है, लेकिन जो तीसरी रेशो वो डिफरेंट है। तो जब कभी भी आपका ऐसा हो जाए कि पहली दो रेशो सेम हो और तीसरी रेशो डिफरेंट हो, तब लाइनें क्या होती है? तब लाइनें पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि A1/A2 जो है ना वो आपकी
B1 बाय B2 के साथ इक्वल है, राइट, ये दोनों इक्वल है, लेकिन C1 बाय C2 के साथ नॉट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। क्लियर? ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि आपकी पहली दो रेशो सेम हो लेकिन तीसरी रेशो सेम ना हो, यानी कि तीसरी रेशो डिफरेंट हो, तब लाइनें क्या होती हैं? तब लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। और आपको पता है पैरेलल लाइन कभी भी आपस में टच नहीं करती, और मैंने क्या बताया था, जब लाइनें आपस में टच ना करें तो उनको क्या बोलते हैं? उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो जब कभी भी लाइनें टच नहीं करती तो उनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये लाइनें आपस में क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर एवरीवन? तो सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आया? ओके, चलो अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, बट थर्ड पार्ट मुश्किल नहीं है। काफी बच्चे ना ये 3/2, 5/2 ये जितनी बाय वाली चीजें देख के ना डर जाते हैं, बट आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपके आगे चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में कर दोगे। तो कंसेप्ट वही है, सेम चीजें फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग चीजें नहीं फॉलो करनी है। हमेशा जो बेसिक है ना वही फॉलो करना होता है। तो दोनों इक्वेशन लिखते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ये मेरी पहली इक्वेशन है, राइट। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली। हम बिल्कुल वही सेम पुराना वाला तरीका फॉलो करेंगे और a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो a1 का मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि जो चीज़ आपकी x के आगे लिखी हुई है ना वो आपका a1 हो जाएगा। तो x के आगे 3/2 है तो आपका a1 क्या हो जाएगा? 3/2 है। तो जो चीज़ भी आपकी x के आगे हो ना वो आपकी a1 होती है। समझ गए? ठीक है। सिमिलरली b1 मैंने क्या बताया था कि जो आपका y के आगे होगा वो आपका b1 हो जाएगा। तो 5/3 आपका b1 हो गया, एंड जो बच गया वो आपका c1 हो जाएगा। क्लियर? तो a1, b1, c1 की वैल्यू आ गई। ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन से a2, b2, c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से तो वैल्यू निकालना आसान है। तो a2 मेरा 9 हो जाएगा, b2 मेरा -10 हो जाएगा, एंड c2 मेरा 14 हो जाएगा। क्लियर? तो मेरी a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किया ना वही सेम चीज़ करेंगे। अब हम रेशोज निकालेंगे। तो अब रेशो निकालते हैं। तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ और जितनी मेरी वैल्यू आई है इनको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। तो मेरी जितनी भी वैल्यू थी वो मैंने राइट साइड में लिख दी है। अब हम रेशो निकालते हैं। तो मेरी पहली रेशो क्या होती है? पहली रेशो होती है a1/a2, दूसरी होती है b1/b2 एंड तीसरी होती है c1/c2। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो a1 कितना है? a1 है मेरा 3/2, ठीक है। और a2 कितना है? a2 मेरा 9 है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आएगी, उनको समझ नहीं आएगा कि भैया इससे आगे हमें कैसे करना है। देखो यार, ऊपर क्या है? ऊपर आपका 3/2 है, एक फ्रैक्शन है, राइट। लेकिन नीचे कोई फ्रैक्शन है नहीं, नीचे सिर्फ 9 है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो 9 को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है, सिंपल। देखो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 के नीचे काम करते हैं, 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन बन गई, राइट। जब कभी भी ऐसा हो ना कि एक फ्रैक्शन आपकी दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है तो सिंपल एक कंसेप्ट लगा देना कि नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट्स इट। तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 9/1 है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या बनेगा? 1/9। सिंपल। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही हो तो क्या करना है? जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर देना, दैट्स इट। समझ गए? ठीक है। अब सोल्व करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा 3 पे, तो ये आ गया आपका 1/6। क्लियर है एवरीवन? तो मेरी पहली रेशो आ गई 1/6, ठीक है। सिमिलरली अब हम b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा लेता हूँ और इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे को ये बताओ b1 कितना है? b1 मेरा 5/3 है। b2 कितना है? b2 मेरा -10 है। तो -10 देखो कोई फ्रैक्शन नहीं है तो -10 को फ्रैक्शन बनाएंगे, इसके नीचे बाय में 1 लगा देंगे। अब देखो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन गया, एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है। तो मैंने आपको बताया ना जब भी एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो तो आप क्या करोगे? ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन नीचे वाली चीज़ का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 से 10 कट गया 2 पे, तो ये आ गया गाइज आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 1/-6। क्लियर? तो मेरी दूसरी रेशो कितनी आ गई? 1/-6 आ गई। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप देख पाओगे कि मेरी पहली रेशो और दूसरी रेशो इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्या है? +1/6 है, नीचे वाली देखो -1/6 है। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए ना कि a1/a2 और b1/b2 आपकी अनइक्वल आ जाए ना,
तो आपको ना C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 अनइक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। हालांकि देखो यार, अगर आप C1/C2 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, बस वो टाइम वेस्ट रहेगा। तो जब कभी भी आपकी A1/A2 और B1/B2 अनइक्वल आ जाए ना, तो आपको C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इन दोनों रेशो का यूज करके भी आंसर निकाल के दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं C1/C2 की वैल्यू नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं बता देता हूँ C1/C2 आपका 1/2 आएगा, ठीक है, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, आप देख सकते हो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे दैट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब कभी भी आपकी पहली दो रेशो अनइक्वल आ जाए तो लाइनें क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, और देखो मैंने आपको बताया ना कि इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लाइनें आपस में एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, और लाइनें अगर आपकी टच करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइनें कितनी बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, 1000 बार टच कर रही है, लेकिन अगर वो लाइनें टच कर रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। क्लियर एवरीवन? तो ये लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में पता है सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को क्या आती है, उनको ना ये समझ नहीं आता कि इससे आगे सोल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब कभी भी एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही हो तो क्या करोगे, सिंपल नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? चलो अब हम इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व होगा, तो इसमें भी सेम चीज करेंगे। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन मेरी ये है, और मेरी दूसरी इक्वेशन -10x + 6y = -22 ये है, ठीक है। मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालूंगा, सिंपल। तो A1 मेरा कितना हो जाएगा, A1 मेरा 5 हो गया, B1 कितना हो जाएगा, B1 मेरा -3 हो गया, और C1 कितना हो जाएगा, C1 मेरा 11 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से मेरा A2 कितना हो जाएगा, A2 मेरा -10, B2 मेरा 6 और C2 मेरा -22, ठीक है। तो मैंने दोनों इक्वेशन से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रेशो निकालते हैं, राइट। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूं, और मेरी जो वैल्यूज आई हैं इनको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। तो मेरी ये वैल्यूज आ गई थी, अब मैं रेशो निकालता हूं। तो मेरी पहली रेशो क्या होती है, पहली रेशो होती है मेरी A1/A2, दूसरी होती है B1/B2, एंड तीसरी रेशो होती है C1/C2। तो मैं तीनों रेशो की वैल्यू निकालता हूं। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 बताओ मेरा कितना है, A1 मेरा है 5, तो मैं पुट कर देता हूँ, A1 मेरा 5 है और A2 मेरा -10 है। तो सोल्व करने के बाद ये मेरा आ जाएगा -1/2। सिमिलरली हम B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं। तो B1 मेरा -3 है, B2 मेरा 6 है, तो ये भी सोल्व करने पर -1/2 आ जाएगा। C1 मेरा 11 है, C2 मेरा -22 है, ये भी सोल्व करने पर -1/2 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नोटिस करोगे तीनों की तीनों जो रेशोज है ना वो हमारी इक्वल है। तो मैं लिख दूंगा दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, क्योंकि तीनों की तीनों रेशोज आपकी इक्वल है। तो जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशोज इक्वल आ जाए तो क्या होता है, वो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब देखो मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पहली लाइन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करूँ ना, तो मान लो पहली लाइन मेरी ये है, ठीक है, और जब मैं दूसरी लाइन को ड्रॉ करूं तो दूसरी लाइन जो है ना वो पहली लाइन के ही ऊपर आए, उसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग को यार मैथ की भाषा में कोइंसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइनें आपस में टच तो करेंगी ना, क्योंकि एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर ही होगी तो टच तो करेगी, राइट। तो जब कभी भी लाइनें टच करें तो मैंने क्या बताया था, वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। तो लाइनें टच करनी चाहिए, चाहे वो एक बार टच करे चाहे वो 1000 बार टच करे, अगर वो टच कर रही है देन द लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट। क्लियर एवरीवन? तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो भी हमारा सोल्व हो चुका है। होप करता हूं यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब हम इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट करते हैं जो कि है पार्ट नंबर 5th। तो 5th पार्ट भी यार बहुत आसान है, बिल्कुल भी इसको देख के घबराना नहीं है। जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो मेरी पहली इक्वेशन है 4/3x + 2y = 8, ये मेरी पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन है मेरी 2x + 3y = 12, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन से सबसे पहले क्या करते थे, हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालते थे, राइट। वही सेम चीज करेंगे। तो A1 मेरा क्या हो जाएगा,
तो मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ x के आगे लिखी होती है वो आपकी क्या होती है, a1 होती है। तो इस इक्वेशन में a1 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली b1 क्या हो जाएगा, b1 हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो चीज़ y के आगे होती है वो b1 होती है, तो b1 हमारा 2 हो गया। और जो चीज़ बच गई वो हमारी c1 हो जाएगी, c1 हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर। तो मेरी पहली इक्वेशन से a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम अब दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a2 मेरा कितना हो जाएगा, a2 मेरा 2, b2 मेरा 3 एंड c2 मेरा 12। क्लियर। तो मैंने देखो दोनों इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशो निकालेंगे। तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ और जो मेरी वैल्यूज आई हैं इनको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो मेरी ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम रेशो निकालते हैं। तो मेरी पहली रेशो क्या है, पहली रेशो है मेरी a1/a2, दूसरी रेशो है b1/b2 एंड तीसरी रेशो है c1/c2। ठीक है, तीनों रेशो हम निकालेंगे। तो a1 मेरा कितना है, a1 मेरा 4/3 है और a2 मेरा कितना है, a2 मेरा 2 है। ठीक है, देखो ये सेम वही कंडीशन बन गई है जो हमारे थर्ड पार्ट में बनी थी, राइट। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड में आपका सिर्फ 2 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। और फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड में हमेशा 1 लगा देते हैं, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रही है। तो जब कभी भी ऐसा हो जाए कि एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन को डिवाइड करे ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये आपका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम चीज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर जो हमारा 4/3 था वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये कट गया 2 पे, तो ये आ गया आपका 2/3। तो मेरी पहली रेशो क्या आ गई, 2/3 आ गई। सिमिलरली हम बाकी रेशो निकालते हैं। b1 मेरा कितना है, b1 मेरा 2 है और b2 मेरा 3 है, तो मेरी सेकंड रेशो भी 2/3 आ गई। c1 मेरा कितना है, c1 मेरा 8 है और c2 मेरा 12 है, तो ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आपका कितना आ गया, ये रेशो भी आपकी 2/3 आ गई। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपकी तीनों की तीनों जो रेशोज है ना वो आपकी इक्वल है, राइट। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशो इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होता है, लाइनें आपकी कोइंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आपकी तीनों की तीनों रेशो इक्वल है, तो जब कभी भी तीनों की तीनों रेशो इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होता है, लाइनें आपकी कोइंसिडेंट होती है। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब आप ये पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो मान लो पहली लाइन मान लो आपकी इस तरीके से बन गई ग्राफ के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो दूसरी लाइन है ये आपकी पहली लाइन के एज इट इज ऊपर आएगी, यानी कि ओवरलैप करेगी। तो जब कभी भी आपकी तीनों की तीनों रेशो इक्वल आ जाए ना, तो समझ जाना कि वो लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही है, और मैथ की भाषा में ओवरलैपिंग को कोइंसिडेंट बोला जाता है। क्लियर। और अगर आप नोटिस करोगे तो जब कभी भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, इसका मतलब वो दोनों लाइनें आपस में टच कर रही है। और मैंने आपको बताया था ना, जब कभी भी लाइनें आपस में टच करे तो समझ जाना वो लाइनें क्या हैं, कंसिस्टेंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ये लाइनें आपस में क्या हैं, कंसिस्टेंट है। क्लियर है एवरीवन। तो देखो यार, जो फिफ्थ पार्ट है वो भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दिया। होप करता हूं यार ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आए ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इसी टाइप की जो वीडियोज़ है वो और भी आपके लिए मैं बनाता रहूँ। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी टाइप की जो वीडियोज़ है ना वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।